देखिए, होमी जहांगीर भाभा की जो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा थी उसमें समझते हैं। तो होमी जहांगीर भाभा मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को पैदा हुए थे। उनके पिता जहांगीर भाभा ने कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की थी और एक जाने माने वकील थे और एक वक्ता, पर टाटा इंटरप्राइज के लिए भी उन्होंने काम किया था। तो होमी की माता भी बहुत अच्छे घराने से, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं उच्च घराने से थी। तो ये होमी के लिए एक लाइब्रेरी की भी व्यवस्था कर दी गई थी, जहाँ पर वे विज्ञान तथा अन्य विषयों से संबंधित बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल स्कूल में हुई थी और फिर आगे की शिक्षा के लिए जॉन कैनन में पढ़ने लगे। शुरुआत से ही उनको अधिक रुचि भौतिक विज्ञान और गणित में थी। तो वर्ष 2027 में वो इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां उन्होंने 1930 में स्नातक की और उपाधि अर्जित की। 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही उन्होंने डॉक्टरेट की भी उपाधि प्राप्त की। तो अध्ययन के दौरान बहुत ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण होमी को लगातार छात्रवृत्ति भी मिल रही थी उस समय पे। पीएचडी के दौरान उनको मतलब आइजैक न्यूटन फिलोसफी भी मिली थी, जिन्हें प्रसिद्ध रदरफोर्ड और डेराक और नील्स बेक के साथ काम करने का भी उनको अवसर मिला हुआ था। तो देखिए, भाभा जो है भौतिक विज्ञान ही पढ़ना चाहते थे। इंजीनियरिंग पढ़ाई तो उन्होंने अपने परिवार की ख्वाहिश के तहत की, लेकिन फिजिक्स के प्रति उनका लगाव जुनूनी स्तर पर था। इसी कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने अपने प्रिय विषय फिजिक्स से खुद को जोड़कर रखा उस समय पे। अब देखिए, अब हम आगे समझते हैं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आखिर उन्होंने क्या किया और वहाँ पे उनका क्या योगदान रहा है और क्या वहाँ पे उन्होंने सीखा या फिर क्या किया। तो होमी भाभा की प्रेरणा से टाटा ने देश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, जिसके वे महानिदेशक बने। उस समय विश्व स्तर पर परमाणु शक्ति से चलने वाली बिजली घर पर बहुत कम होती थी। मतलब ये बोल सकते हैं कि होमी भाभा ने उस समय परमाणु ऊर्जा के महत्व को पहचान लिया था। उन्होंने इस दिशा में शोध कार्य प्रारंभ भी कर दिया, ताकि भारत की ऊर्जा जरूरत को पूरा किया जा सके और सस्ती ऊर्जा को प्राप्त किया जा सके। सन 1955 में होमी भाभा को जनेवा में आयोजित होने वाले एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया। वहां पर उनके विचारों को सुनकर कनाडा सरकार ने भारत को परमाणु रिएक्टर बनाने में सहयोग देने का प्रस्ताव भी किया, जिसके फलस्वरूप साइरस परियोजना प्रारंभ हुई। भाभा के प्रयासों से राजस्थान में राणा प्रताप सागर तथा तमिलनाडु में कल्पकम में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। ये दोनों इंटरव्यू के क्वेश्चन भी हैं। तो उन्होंने इस संयंत्र के लिए महंगे यूरेनियम की तुलना में देश में उपलब्ध थोरियम पर ध्यान केंद्रित किया और थामरे में अपरिष्कृत थोरियम को हाइड्रो ऑक्साइड तथा यूरेनियम के साथ संस्थान का एक संयंत्र लगाने के लिए सरकार को प्रेरित किया। तो भाभा की प्रेरणा से बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर भूगर्भीय विस्फोटों तथा भूकंपों के प्रभाव का जो अध्ययन करने के लिए एक केंद्र खोला गया था वहाँ पे। अब देखिए, शोध संस्थान और योगदान इनका क्या रहा था उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये तो इनका अब तक के लिए ये था। आगे हम समझते हैं कि आखिर शोध योगदान क्या था इनका। तो होमी भाभा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारत लौट आए। वे चाहते तो किसी भी देश में नौकरी करके मान सम्मान प्राप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने रुपए पैसों की तुलना में अपने देश के लिए कार्य करने का निश्चय किया था। तो होमी भाभा ने अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली कॉस्मिक किरणों पर भी कार्य किया और जिसको कास्केट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको इन्वेंशन किया था उन्होंने, उसको बोला गया था। तो होमी जहांगीर भाभा ने अपने ज्ञान और अपनी मेहनत से जिम्मेदारी के साथ TIFR की अस्थायी इमारत का ही निर्माण करवाने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। आज परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यालय गेटवे ऑफ इंडिया के पास इसी इमारत
अणु शक्ति भवन एटॉमिक पावर हाउस जिसको बोलते हैं में कार्यरत है, जो ओल्ड बोलते हैं, ओल्ड यावाट बोलते हैं, ये ओल्ड याट क्लब बोलते हैं इसको, ओल्ड याट क्लब के नाम से जाना जाता है। तो संस्थान का कार्य इतनी तेजी से बढ़ने लगा था कि ओल्ड याट क्लब भी जल्दी ही छोटा पड़ने लगा। डॉक्टर जहांगीर भाभा पुनः स्थान की तलाश में लग गए। अब वह ऐसी जगह चाहते थे जहां संस्थान की अस्थायी इमारतें बनाई जाएं और जहां पे प्लेस उनको थोड़ा ज़्यादा मिले पहले की तुलना में। तो अब डॉक्टर जहांगीर भाभा की एक नज़र कोलबा के एक बहुत बड़े भूखंड पर पड़ी, जिसका अधिकांश हिस्सा रक्षा मंत्रालय के अधीन था। कोलबा का यह क्षेत्र लगभग 25,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। भाभा जी को 5 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए तो नामांकित किया गया था, परंतु न जाने किस कारण की वजह से इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे महान अवार्ड नहीं मिल पाया इनको। अब देखिए इनकी मृत्यु के बारे में समझते हैं कि आखिर मौत के बारे में जो रहस्य आते हैं उस चीज़ को हम आसानी से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था। देखिए सिंपल, दुर्भाग्यवश जो डॉक्टर होमी भाभा थे, होमी जहांगीर भाभा थे, दुर्भाग्यवश डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को अधिक दिनों तक राष्ट्र की सेवा करने का मौका नहीं मिल पाया। वे 24 जनवरी 1966 को एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद में शांति मिशन में भाग लेने के लिए अपने देश से निकले। दुर्भाग्यवश जिस बोइंग विमान में यात्रा कर रहे थे वह कंचनजंगा के क्षेत्र में बर्फीली तूफान में उलझकर दुर्घटना का शिकार हो गया और इसी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। देखिए कहने के लिए तो ये कहा जाता है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि जिस प्लेन में यात्रा कर रहे थे उसके कार्बेट में बम रखा था और जैसे ही वो अल्पस पहाड़ी के ऊपर गया तो वो बम फट गया और उस पर उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके मृत्यु के बारे में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं कि जो हम सुनते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं, लेकिन इसमें और भी बड़े कारण थे जो मैं भी आपको बताता हूं कि आखिर वो रीजन क्या थे जिसके वजह से होमी जहांगीर भाभा की मौत हुई। तो एक साजिश और षड्यंत्र को भी नाम दिया जाता है कि आखिर उनकी किसी की एक साजिश थी CIA की, या फिर कोई एक षड्यंत्र था जिसके तहत उनकी मौत हुई थी। तो उनके रहस्य को जानने के लिए आइए हम समझते हैं कि उनकी मौत में क्या साजिश या षड्यंत्र थी, किसका हाथ था, उसको एक बार देखते हैं। होमी भाभा की मौत एक षड्यंत्र थी या एक हादसा था, ये अभी तक पहेली बनी हुई है। तो भाभा की मौत में CIA का कितना हाथ था सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे कि फिर क्या हुआ था। तो CIA के बारे में ये जान लेते हैं कि इस दुर्घटना से संबंधित साजिशें की अटकलें अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ बताती है। वर्ष 2008 में एक पुस्तक में कन्वर्सेशन विद द क्रो में पूर्व CIA और रॉबर्ट क्रॉली और पत्रकार ग्रेगरी डगलस के बीच में एक बातचीत कथित रूप से हुई थी और उसमें प्रकाशित भी हुई थी। तो अब देखिए इस बुक में क्या लिखा था, क्या चीज़ हुआ, वो सारी चीज़ों मैं बताता हूँ आपको। इस बुक को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि आखिर उनके बीच क्या बातचीत हुई थी। तो अब देखिए, अब ये जो चीज़ मैं बताऊंगा उससे लोगों को ये आभास मिल जाएगा कि आखिर इस दुर्घटना के पीछे CIA का कितना हाथ है। तो CIA में अब जो क्रॉली थे उनको क्रो के नाम से जाना जाता है, और CIA में उन्होंने अपना पूरा करियर वहाँ के योजना निदेशालय में बिताया था, ऐसा उसमें लिखा गया है। और उस जगह को डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, उसी जगह को जानते हैं। तो अब देखिए अक्टूबर 2000 में अपनी मृत्यु से पहले क्रॉली, जिनको क्रो भी बोलते हैं, तो क्रॉली के डगलस से कई बार मुलाकात हुई और कई बार बातचीत भी हुई। तो उसने डगलस को दस्तावेज से भरे 2 बॉक्स भेजे थे और उस बॉक्स के साथ निर्देश भी कुछ भेजा गया था, जिसको आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि भाई कोई भी आदमी किसी को अगर कुछ बोल रहा है तो बोलने से पहले अपने लिए तो सुरक्षा करेगा ही करेगा। कि मैं उस एक आदमी को मारा गया है, उसमें वो छोटे मोटे आदमी नहीं थे, भारत के वैज्ञानिक थे, और उसमें वो अपनी बात कुछ सिक्योर चीज़ें में से सीक्रेट चीज़ें बता रहा है, तो वो तो
अपने लिए भी तो अपना इंतजाम करेगा कि मैं बचूँ उस चीज़ से, और लोगों के बीच भी अगर पता चल जाए लेकिन मुझे कुछ ना हो। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें। तो उन्होंने क्या भेजा था, उन्होंने दो उस बॉक्स को तो भेजे ही थे, बॉक्स के साथ साथ कुछ निर्देश भेजे थे, और उस निर्देश में क्या लिखा था कि इस बॉक्स को तभी खोला जाए जब हमारी मौत हो जाए। उसमें साफ साफ ये लिखा था। तो 5 जुलाई 1996 को हुई बातचीत में डगलस ने क्रॉली को ये कहते बताया था कि 60 के दशक में हमारी भारत से मुश्किलें शुरू हो गई थी, जब उसने परमाणु पर काम करना शुरू कर दिया था। अब देखिए सारी चीज़ें हो रही हैं उस किताब में, और सारी चीज़ें कथित तौर पर हो रही हैं। तो अब भारत के लिए क्या कहा गया था कि अब वो बोल रहे थे कि वो दिखाने की ये कोशिश कर रहे थे कि वो कितने चालाक हैं, भारत के बारे में बातें हो रही हैं, और जल्द ही वो दुनिया को एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को दिखा रहे जा रहे हैं, या घोषित कर रहे हैं, ये कर सकते हैं, या बनने जा रहे हैं। तो दूसरी बड़ी चीज़ क्या थी, ये तो पहली चीज़ हो गई, और दूसरी एक बड़ी चीज़ थी कि वो सोवियत संघ के बहुत ही नज़दीक जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उस बुक में लिखी हुई थी। तो इसी पुस्तक में कुरो जो थे, कुरो ने भाभा के बारे में कहा था कि वो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं, और वो परमाणु बम बनाने में पूरी तरीके से निपुण और सक्षम है। तो भाभा को इस बात पे या इस बारे में कई बार सचेत किया गया था, बहुत लोगों ने सचेत किया था, लेकिन भाभा ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कमेंट भी कर दिया। एक तरीके से मैं बोल सकते हैं कि भाभा ने स्पष्ट कर दिया था कि वे दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अब भारत को परमाणु शक्ति बनाने से नहीं रोक सकती है। ये था उसमें। तो अब देख लीजिए, अब क्या कहा गया था, उसमें लिखा था कि इसलिए भारत एक खतरा बन रहा था हमारे लिए। तो एक हवाई दुर्घटना में, अब इसलिए वो हवाई दुर्घटना में मारे गए। अभी किसके बारे में बातें की जा रही हैं, ये होमी भाभा के बारे में बातें की जा रही हैं। इसलिए वे हवाई दुर्घटना में मारे गए। और कैसे मारे गए थे कि जो बोइंग उनकी 707 थी, जो उनकी फ्लाइट थी, तो उनके कार्गो में उन्होंने कार्गो के होल्ड में बम रखा था और बम फट गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। ये सब तो उसमें बताया गया था। और बाद में 2017 में एक स्विस पर्वतरोही जो था, डेनियल रोस जिसका नाम था, वो अल्पस के पहाड़ों पर एक विमान का उसको मलबा उसने देखा था। तो उस बारे में कहा था उसने कि ये मलबा जो है उसी विमान का था जिसमें भाभा सफ़र कर रहे थे, और उसमें 116 लोगों की जान चली गई थी। तो ये सारी अटकलें उसमें लगाई गई थी। अच्छा, उस किताब में और क्या था, उस किताब के अनुसार जो क्रॉली थे, तो क्रॉली ने भी ये ऐसा बोला था और ऐसा उसने विचार किया था कि वियना के ऊपर जहाज में विस्फोट करना चाहते थे लोग, ऐसा लिखा था उसने। वियना जो था, जो जहाज वियना एक जगह का नाम था, तो वियना के ऊपर वो विस्फोट करना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं, उन लोगों ने नहीं किया विस्फोट। क्यों नहीं किया कि वियना के ऊपर विस्फोट करते तो बाकी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अगर उसी विस्फोट को किसी पहाड़ी या किसी पर्वत के ऊपर करते हैं तो विस्फोट से नुकसान नहीं होगा, तो वही उन लोगों ने किया था। नुकसान से मतलब बचने के लिए उन्होंने इसको जो है पहाड़ों के ऊपर विस्फोट किया ताकि लोगों का नुकसान ना हो। अब देखिए, इसी किताब में उनको ये कहते हुए बताया गया था कि वो बोल रहे थे कि वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत का में परमाणु बम पे काम होना शुरू हो, लेकिन हमने उनसे भी छुटकारा पा लिया। और भाभा चूँकि जीनियस थे और उनमें परमाणु बनाने की क्षमता थी, इसलिए हमने इन दोनों से पिंड छुड़ा लिया। तो भाभा के बाद अब भारत भी शांत हो गया। अब भाभा ये कैसे थे जो जिनको परमाणु बम में इतना रुचि था और उसको आगे ले जा करके वो बनाना चाहते थे। तो अब देखिए, उसके बारे में जो भाभा की जीवनी के बारे में बख्तियार दादाभाई जो है वो भी लिखते हैं। वो लिखते हैं कि भाभा की मौत एक इटली के जो है ऑयल ट्रेडर की तरह है। वहाँ का एक तेल व्यापारी था, ऑयल ट्रेडर था, उसका नाम था एनारिको।
तो उन्होंने बोला था, बख्तियार दादा भाई ने बोला था कि भाभा की जो मौत थी वो इटली के एक व्यापारी की तरह थी, जो जिसको उसे भी मतलब बम रख के फ्लाइट में मार दिया गया था। अमेरिकी भले या ना चाहते हों कि भारत परमाणु बम बनाए, लेकिन एक शख्स को मारने के लिए 116 लोगों को मारना ये कहीं से सही नहीं था। 1966 को 23 जनवरी के आसपास जो होमी जहांगीर भाभा थे, उनके एक दोस्त मेनन थे, तो मेनन ने करीब 2 घंटे तक उनसे बात की थी और मेनन ने ये बताया था कि उनके पास उन्होंने मेनन ने कहा भाभा को कि उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास इंदिरा गांधी का फ़ोन आया था, यानी भाभा के पास इंदिरा गांधी का फ़ोन आया था, और जो 3 से 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री बनी हुई थी। उन्होंने भाभा से कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आप विज्ञान और तकनीक के हर मामले में मेरी सहायता करें। अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली होती तो उन्हें मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होना नहीं पड़ता। भाभा ने मुझे बताया था कि वियना से वापस आने के बाद मैं तुम्हें TIFR का निदेशक बना दूंगी। तो देखिए, हाल ही में प्रकाशित हुई भाभा की जीवनी जो थी, होमी भाभा अलाइव के बारे में, अब देखिए वो वही थे बख्तियार भाई जिसको बोल रहा हूँ, उन्होंने ही लिखा था, तो उसी के लेखक थे बख्तियार भाई। तो उन्होंने होमी भाभा के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था होमी भाभा अलाइव। तो उन्होंने साफ साफ ये वो लिखते हैं, उस बुक में लिखते हैं कि भाभा ने मेनन को साफ साफ ये नहीं बताया कि इंदिरा गांधी उनके सामने क्या पेशकश की थी, लेकिन मेनन का अंदाज़ा था कि इंदिरा ने उन्हें अपने कैबिनेट में मंत्री बनाने का एक ऑफ़र दिया था। अब ये बताया जाता है कि भाभा का जो विमान था एक पहाड़ से टकराया। 24 जनवरी 1966 को भाभा वियना जाने के लिए एक एयर इंडिया की फ़्लाइट एक पर सवार हुए थे। उस ज़माने में मुंबई से वियना जाने की सीधी फ़्लाइट नहीं हुआ करती थी, यानी कहने का मतलब ये है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, बोल सकते हैं। उस फ्लाइट को हम कनेक्टिंग फ़्लाइट बोलते हैं, जो फ्लाइट एक जगह कनेक्ट होकर दूसरे जगह जाती है। जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है और आपको यहाँ से कुवैत, इराक, ईरान में जा करके या फिर कहीं और जा करके फ्रांस, जर्मनी, इटली में जाकर चेंज करके वहाँ से जा रहे हैं, तो उसको हम कनेक्टिंग फ़्लाइट बोलते हैं। तो वैसे समय में कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो 24 जनवरी को 1966 में भाभा ने वियना जाने के लिए एयर इंडिया फ़्लाइट 101 पर सवार हुए थे। उस ज़माने में बम्बई से वियना जाने की सीधी फ़्लाइट नहीं हुआ करती थी, यानी कि लोगों को जनेवा में फ़्लाइट बदल कर जाना पड़ता था। जनेवा में फ़्लाइट बदल कर वियना जाना पड़ता था, यानी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, यहाँ से जनेवा और जनेवा से फिर वियना, ऐसे था। तो भाभा ने एक दिन पहले ही जनेवा जाने वाली फ़्लाइट की बुकिंग कराई थी, लेकिन किसी कारणों से उन्होंने अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी। तो जब स्थगित कर दिया तो अब देखिए क्या था, 24 जनवरी को एयर इंडिया का एक बोइंग 707 विमान था, जो कंचनजंगा सुबह 7:02 पर 4807 मीटर की ऊंचाई पर मोलबा पहाड़ियों से टकरा गया और बताया गया कि उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये जो विमान था दिल्ली, बेरूत और जिनेवा से होते हुए लंदन जा रहा था। तो इस क्रैश में सभी 106 यात्री और 11 विमानकर्मी, 117 लोग मारे गए थे। तो कंचनजंगा लगभग उसी स्थान पर एक क्रैश हुआ था जहां नवंबर 1950 में एक एयर इंडिया का एक और विमान मालबार प्रिंस करके क्रैश हुआ था। उस विमान, जो भी विमान तक ब्लैक बॉक्स होता है, तो उस विमान का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिल पाया था। खराब मौसम के कारण विमान का जो मलबा था वो खोजने का काम रोकना पड़ा था उस समय पे। अब देखिए, फ्रांस जांच समिति ने सितंबर 1966 को और 1967 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में उसने कहा था कि पहाड़ पर भारी बर्फबारी और पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच गलतफहमी के कारण दुर्घटना हुई थी। यानी कहने का मतलब ये था कि विमान के जो कमांडर थे, तो कमांडर ने
मोल्बा से अपने विमान की दूरी का जो गलत अंदाज़ा लगाया था, वो ये बोल रहे हैं। और विमान का एक रिसीवर भी काम नहीं कर रहा था, तो उस वजह से उस दुर्घटना को अंजाम हुआ, या उस वजह से तो भारत सरकार ने फ्रेंच रिपोर्ट को स्वीकार कर दिया था। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पितामह क्यों कहे गए ये, अब उसको समझते हैं। तो सिर्फ 56 साल की उम्र में होमी भाभा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका जो सपना था होमी जहांगीर भाभा का, वो पूरा कब किया जाता है, तो भाभा की मौत के बाद विक्रम साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिनको ये पद ऑफर किया गया। एस चंद्रशेखर की जीवनी बताती है कि भाभा के देहांत के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये पद मशहूर वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को देने की पेशकश की थी। लेकिन उन्होंने, मतलब चंद्रशेखर ने इंदिरा गांधी को ये स्पष्ट कर दिया था जब उनसे मिले थे कि उनके पास वो भारत की नागरिकता नहीं है, यानी वो भारत के नागरिक नहीं थे। तब जानकर ये पद विक्रम साराभाई को दे दिया गया था। इस वीडियो में यही था। जय हिंद।